विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की एक लोकप्रिय कहानी पहलवान की ढोलक। यह कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई कि कई विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों में संकलित है। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में तो संकलित है ही, कई पाठ्यक्रमों में जूनियर स्तर या सीनियर सेकेंडरी स्तर पर भी ये कहानी संकलित की गई है। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। 4 मार्च 1921 को बिहार में इनका जन्म हुआ। जिला अररिया पड़ता है। मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुई। इनकी कई कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं, जिनमें तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इनकी एक कहानी जो शायद पहलवान की ढोलक से भी अधिक लोकप्रिय हुई, उस पर एक मूवी बनी, फिल्म बनी, जिसके भाग भी रहे फणीश्वर नाथ रेणु। पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिला। तो ये लेखक का परिचय है। साहित्यिक विशेषताओं को जानने से पहले उनकी रचनाएं जान लेते हैं। उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे आदि, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रहों में अगर देखें तो ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्र की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप, संस्मरण में ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, रिपोर्ताज में नेपाली क्रांति कथा। इनकी तमाम रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हैं। रेणु रचनावली के नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है जो 5 खंडों में जिसमें इनकी सभी रचनाएं आपको संकलित मिलेंगी। मैला आंचल इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हुआ। उसी उपन्यास से फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित भी हुए। और मैला आंचल की ख्याति या प्रसिद्ध का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न केवल इस पर एक धारावाहिक भी बना, बल्कि लोगों के बीच काफ़ी। तो चलिए आइए देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय रूप से भागीदारी की। 1954 ईस्वी में इनका उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विधा को नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। हमने आपको क्या कहा था कि इसकी ये प्रसिद्धि का ही आलम था कि इस पर न केवल चर्चा बल्कि आलोचना के क्षेत्र में भी एक नए विमर्श की शुरुआत हुई। एक नया विमर्श चल पड़ा, और विशेषकर आंचलिकता के बारे में। आज़ादी मिलने के बाद भारत में जब सारा विकास शहरों में केंद्रित होता जा रहा था, तो ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया,
भाषा में चित्रात्मकता बहुत मिलती है। भाव प्रवाह के अनुसार वाक्य छोटे हो जाते हैं। ये सारी विशेषताएं आप न केवल पहलवान की ढोलक में देखेंगे, बल्कि आप इनकी कोई भी कहानी ले लीजिए, चाहे वह तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम हो, या इनका उपन्यास मैला आंचल ही क्यों ना हो, भाषा पर बड़ी पकड़ है इनकी। ग्रामीण अंचल के बोलचाल के शब्दों को उठाते हैं और उनको ऐसा पिरोते हैं कि पाठक रस में बहता हुआ या रस का पान करता हुआ इनकी कहानियों को, इनके उपन्यासों को पढ़ता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ के बारे में जान लें, कहानी के बारे में जान लें। कहानी व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकारों की अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देता है। इस कहानी में लुट्टन नाम का एक पहलवान है, जो एक समय राजा के दरबारी पहलवान के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि उसे पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी का विषय यही है कि किस प्रकार लुट्टन एक प्रसिद्ध पहलवान के रूप में जाना गया और उसके बाद किस तरह दाने दाने के लिए मोहताज हुआ। लेकिन ऐसे में भी लोक कलाकार की एक जो अस्मिता है उसको बचाए रखने के लिए भी और अपने जीवन संघर्ष को एक नई धार देने के लिए लुट्टन पहलवान ने न सिर्फ अपना पेट भरा, बल्कि गांव में जब महामारी फैली तो अपनी ढोलक से लोगों को संजीवनी प्रदान की, लोगों को एक प्रेरणा प्रदान की, लोगों को जीने की एक ललक पैदा की और स्वयं भी उस महामारी से लड़ा। यद्यपि अंत में मृत्यु को प्राप्त होने के बावजूद पाठकों पर अपनी एक छाप लुट्टन पहलवान छोड़ जाता है। आइए देखते हैं आगे। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। जैसा हमने कहा, कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र को जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? यह पाठ ऐसे कई प्रश्नों को हमारे समक्ष छोड़ जाती है। हमने चर्चा की थी इसकी। वास्तव में ये कहानी जब समाप्त होती है तो जैसा भी हमने चर्चा की, कई प्रश्न हमारे सामने लेकर खड़ी होती है। लेखक उनका उत्तर नहीं देता है, ये उत्तर हमें ढूंढना होगा। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और न सिर्फ इनके उत्तरों के बारे में सोचेंगे, उन प्रश्नों के बारे में सोचेंगे, बल्कि इस कहानी को पढ़ते हुए हम लोक कलाकारों की या लोक कला की
क्या स्थिति है और उसका भविष्य क्या है, इस बारे में भी सोचेंगे और क्या होना चाहिए इस पर भी विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहलवान की ढोलक। महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या देखेंगे इसमें। वैसे कोशिश की है कि पूरा ही पाठ लिया जाए, लेकिन अगर कोई पैराग्राफ छूट गया है, कोई अंश छूट गया है, तो आप लोग उसे देख लेंगे। वैसे कहानी है, सारी बातें स्वयं ही समझ में आ जाएंगी आपके, लेकिन फिर भी कहीं अगर ऐसा लगता है कि समझने समझाने लायक कोई चीज़ छूट गई है तो हमें बताइएगा, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयात्र शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। लेखक ने यहाँ पर गांव का एक चित्र खींचा है। इस अंश में, इस गद्यांश में लेखक ने गांव का जो भीषण दृश्य खींचा है, उसमें जाड़े की ऋतु है, जाड़े का दिन है और अमावस की रात है, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजा जो है फैला हुआ है गांव में, जिसके कारण दृश्य भयावह हो जाता है। बांस फूस की झोपड़ियाँ हैं गांव में और उनमें अंधकार और सन्नाटा, अंधेरा और निस्तब्धता। निस्तब्धता जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शोर न हो रहा हो, अर्थात पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। ये उसी दृश्य का विस्तार है। लेखक वर्णन करता है उस रात का कि रात जो है वो अंधेरी है, बता ही चुके हैं। निस्तब्धता फैली हुई है चारों ओर आहों का, रोने का, करुण सिसकियों का या उनको दबाने का प्रयास दिखाई दे रहा है। आकाश में तारे चमक जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर कहीं भी प्रकाश नहीं है। और जो प्रकाश तारों का आ भी रहा है या उनकी ज्योति आ भी रही है, अगर तारे टूटकर गिरते भी हैं तो उनकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही समाप्त हो जाती। वास्तव में इस दृश्य के माध्यम से गांव की भयावहता का, गांव की भयानकता का, जो मलेरिया और हैजा फैला हुआ है गांव में, जो महामारी फैली हुई है, उसकी जो भयानकता है उसको प्रकट करने के लिए इस दृश्य की रचना की गई है। काव्यात्मक शैली में लिखा हुआ है और निश्चित तौर पर हमारे हृदय में उस भयानकता को प्रकट भी कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी हर भीषणता को ताल ठोककर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गद से बजती रहती, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चढ़ा, चटाक चढ़ा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी भरती रहती थी।
तो ये जो रात की भयानकता थी, इसको सिर्फ एक ही आवाज़ ललकारती थी, एक ही आवाज़ जवाब देती थी, और वह थी पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक शाम से लेकर सुबह तक एक ही गत से बजती रहती, चढ़धा गिड़धा, चढ़धा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा। ताल ठोक कर महामारी को, उस भयानकता को, उस भीषणता को ललकारती रहती थी पहलवान की ढोलक। चिटाक चढ़धा उठाकर पटक दी। और वास्तव में ये जो ढोलक की आवाज़ थी, गांव में संजीवनी का काम करती थी। संजीवनी आप जानते हैं ना, संजीवनी से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था और उसमें लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए थे, है ना। तो वही संजीवनी है जिससे कि व्यक्ति जीवित भी हो जाता है। तो संजीवनी का काम करती थी मृत गांव में जो लोग मर रहे थे उनको एक दिलासा दिलाती थी, एक सांत्वना देती थी और जीने की प्रेरणा देती थी। कौन? पहलवान की ढोलक। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। अब लेखक लुट्टन के बारे में बताता है, पहलवान के बारे में बताता है और कहता है कि लुट्टन के माता पिता का जो देहांत है वो जब वह 9 वर्ष का था तभी हो गया था। लेकिन चूंकि पहले शादियां जल्दी हो जाती थीं, तो शादी हो चुकी थी, जिसके कारण जो विधवा सास थी उसने पाल पोस कर लुट्टन को बड़ा किया। यदि वह बड़ा ना करती, या शादी ना हुई होती, तो शायद लुट्टन भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया होता, अर्थात मर गया होता। लेकिन चूंकि शादी हो गई थी तो सास ने उसका पालन पोषण किया और लुट्टन जो है बचपन में गाय चराता और धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण जब दूध निकाला जाता है ना, धारा सहित, है ना, और उष्ण मीन्स गर्म। जब आप दूध निकालते हैं उस समय दूध गर्म भी होता है, यानी एकदम ताज़ा दूध। तो धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग जो थे उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ देते थे। इसी कारण लुट्टन क्या सोचता था कि मैं पहलवान बन करके या बड़ा बन करके जो है इन लोगों से बदला लूँगा, और इसी चक्कर में वो पहलवान भी बन गया। लेकिन पहलवान बनने की क्या कहानी है वो हम आगे पढ़ेंगे। और दोस्तों वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, आज यहीं तक पाठ समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा। और एक प्रश्न छोड़ा जाता हूँ, बहुत दिनों से मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, तो एक प्रश्न और बहुत सरल सा कि फणीश्वर नाथ रेणु के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।